26। अभिमन्यु की बात सुन निशा ने सिर पीट लिया और कहा, आपको उल्टा जवाब देने के अलावा कुछ आता भी है? अभिमन्यु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें उल्टा सवाल करने के अलावा कुछ आता है? निशा उसकी बात सुन खींच गई और बोली, क्या चाहिए मुझसे? अभिमन्यु ने बारी बारी उसकी दोनों आंखों में देखा और फिर कहा, दोस्ती। निशा ये सुनकर चौंक गई। उसे इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे यही लगा था कि वापस अभिमन्यु कुछ उल्टा कहेगा, लेकिन अभिमन्यु तो हमेशा उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। अभिमन्यु ने फिर कहा, क्या हुआ, कहो ना, अब दोस्त बनोगी मेरी? निशा ने कहा, क्यों बनाना है दोस्त, ताकि वो सब। अभिमन्यु ने उसके होठों पर उंगली रख दी, जिससे निशा के बोल अंदर ही रह गए। अभिमन्यु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, माफी मांगी ना मैंने, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती कारण देखकर तो नहीं की जाती ना। देखो, अगर तुमने मेरी दोस्ती अपना ली तो मैं मान लूंगा कि तुमने मुझे माफ किया। निशा एक नजर उसकी आंखों में देखती है और फिर उसकी उंगली हटाकर बोली, ठीक है, अपना लेती हूँ आपकी दोस्ती। शायद दोस्ती का दायरा देख आप कुछ ना करें। अभिमन्यु बस मुस्कुरा दिया। वहीं उन दोनों को ऐसे पीछे बैठे कुणाल और शिखा कभी उन्हें देखते तो कभी एक दूसरे को। कुणाल शिखा से बोला, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? शिखा ने कहा, हाँ। फिर दोनों एक साथ बोले, ये दोनों ऐसे कब से हो गए? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शिखा कुणाल से बोली, कुछ तो लोचा है बॉस। कुणाल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। कुछ देर बाद चारों वहां से उठकर चले गए। चारों अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। एक दिन बाद आज मित्तल परिवार और सहगल परिवार आने वाला था। उनके स्वागत के लिए निशा तैयारियों में उलझी हुई थी। वो कभी उधर भागती तो कभी इधर। कुणाल, अभिमन्यु और शिखा गार्डन में आराम से बैठे उसे ऐसे भागते हुए देख रहे थे। शिखा बोली, ऐसा लग रहा है जैसे अपने ससुराल के वेलकम के लिए एक बहू भागदौड़ मचा रही है। उसकी बात सुन कुणाल ने हाँ में सिर हिला दिया। वही अभिमन्यु बस मुस्कुरा दिया। कुणाल ने जब उसकी मुस्कुराहट देखी तो उसे कुछ अजीब लगा। निशा अब उनके पास आई। उसने टेबल पर पानी का जग उठाया और गिलास में पानी डालकर पीने लगी। शिखा बोली, बहन सांस ले ले। निशा ने कहा, शी तुझे पता है ना मेरा? शिखा ने कहा, हाँ पता है, लेकिन प्लीज अपनी तबीयत मत खराब करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ तुझे ही करना है। निशा ने सिर हिला दिया। तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने देखा कि फोन ड्राइवर का है, जो कि मित्तल फैमिली और सहगल फैमिली को एयरपोर्ट से लेने गया था। निशा ने उठाया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन काट दिया और उन तीनों से कहा, मित्तल फैमिली और सहगल फैमिली एयरपोर्ट से यहाँ के लिए निकल चुके हैं। वो लोग आते ही होंगे। तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया। निशा फिर से काम में लग गई। पौने एक घंटे बाद रिजॉर्ट के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकी। पहली गाड़ी में से अभिराज जी, गायत्री जी, अनिल जी और अनीश जी निकले। दूसरी गाड़ी में से सुहानी जी, आरव, आरुषि और काजल निकले और तीसरी गाड़ी में से सिद्धांत जी, सिद्धि जी, रायमा और सुमित निकले। सभी रिजॉर्ट देखने लगे। आरुषि आरव से बोली, यार क्या रिजॉर्ट है? आरव भी तारीफ करते हुए बोला, सही में निशा ने बहुत ही सही रिजॉर्ट लिया है। सब लोग जैसे ही अंदर आने लगे, टीम मेंबर उन पर गुलाब की पंखुड़ियों से वर्षा करने लगे। सभी मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद सभी गार्डन में थे। आरुषि निशा से बोली, निशा दी आपने कमाल का रिजॉर्ट लिया है। गायत्री जी बोली, सही कहा, यहाँ आकर थोड़ा सुकून मिला। अभिराज जी बोले, और है भी शहर के खचाखच से दूर, शांति है यहाँ तो। निशा ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू, अच्छा लगा कि आप सभी को पसंद आया। आप सब अपने कमरे में चले जाइए, थक गए होंगे, आपको आपके टीम मेंबर बता देंगे। सभी ने सिर हिला दिया। सब चले गए सिवाय रायमा के। शिखा और कुणाल, काजल, आरुषि और आरव के साथ चले गए। वहीं निशा भी रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चली गई। अब गार्डन में सिर्फ अभिमन्यु और रायमा थे। अभिमन्यु अपने फोन में लगा हुआ था। उसे रायमा के वहां होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। रायमा अपनी जगह से उठी। वो जाकर अभिमन्यु की गोद में बैठ गई। उसे ऐसे अचानक बैठता देख अभिमन्यु चौंक गया, लेकिन फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने हल्के गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है रायमा? रायमा ने उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, अरे मंगेतर हो तुम मेरे, इतना तो बनता है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नाराज थी कि तुम मेरे बिना ही यहाँ आ गए।
अभिमन्यु उसकी उंगली अपने चेहरे से हटाने के लिए चेहरा इधर उधर करते हुए बोला, वो यहाँ पर मेरी जरूरत थी तो इसीलिए। राइमा ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और कहा, मेरी जरूरत का क्या? मुझे भी तुम्हारी जरूरत थी। अभिमन्यु ने अब प्यार से कहा, बेबी ये सब मैं हम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ, शादी हम दोनों की ही तो हो रही है। राइमा बोली, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही है। अभिमन्यु मन ही मन बोला, अबे यार जब नहीं हो रही हो तो फीलिंग क्या खाक आएगी। अभिमन्यु ने फिर प्यार से राइमा से कहा, अब देखना आ जाएगी। राइमा बोली, वो तो तब आएगी ना अभी जब तुम मेरे पास रहोगे। तुम तो हमेशा ही मुझसे दूर रहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दूर एक सेकंड के लिए भी नहीं होने दूंगी। इतना बोल वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी और ये देख अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो गई। वो जैसे ही अपना चेहरा पीछे करने लगा, राइमा ने उसका सिर पीछे पकड़कर पीछे से हल्का धक्का दिया, जिससे दोनों के होठ छू गए। फिर राइमा ने उसे डीप किस करके छोड़ा। फिर वो उठी, उसने उसके गाल पर किस किया और मुस्कुराते हुए चली गई। वही अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। वो उठा और सीधा अपने कमरे में गया। वो बाथरूम में गया। वो अच्छे से अपने होठ को साफ करने लगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 27। अभिमन्यु ने होठों को साफ करते हुए खुद से कहा, पागल औरत। फिर कुछ देर सोचकर बोला, मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उस दिन जब मिस सूद को किस किया था तब तो ऐसा महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लेकिन आज जब राइमा ने किस किया तब न जाने क्यों घृणा हो रही है, गुस्सा आ रहा है। जहाँ मिस सूद के साथ समय बिताते वक्त सुकून मिलता है, वही इस राइमा के आसपास भटकने से भी गुस्सा आ जाता है। पता नहीं जब इसे ये बताऊंगा कि शादी मैं उससे नहीं बल्कि मिस सूद से करने वाला हूँ तो उसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन मुझे राइमा को अब अपने कंट्रोल में लाना होगा, वरना जो बना बनाया प्लान है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। तभी उसका दरवाजा खटका। उसने तौलिए से अपने होठ और मुंह को पोंछा और फिर जाकर दरवाजा खोला। सामने सुहानी जी थी। उन्हें देख अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। सुहानी जी अंदर आई। अभिमन्यु ने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। सुहानी जी मुस्कुराते हुए उसके सिर में हाथ घुमाने लगी। अभिमन्यु ने आंखें बंद कर ली। सुहानी जी ने कहा, निशा कितनी अच्छी तैयारियां कर रही है ना? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद करते हुए ही सुहानी जी ने आगे कहा, निशा कितनी अच्छी बच्ची है ना? अभिमन्यु ने वैसे ही कहा, सुहानी जी ने आगे कहा, तो तू उसे मेरी बहू बनाएगा ना, अपनी पत्नी बनाएगा ना? अभिमन्यु ने फिर से वैसे ही कहा, ये सुनकर सुहानी जी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। वही अभिमन्यु ने कुछ देर बाद झट से आंखें खोली। वो झट से उठा और लाचारगी से बोला, माँ। सुहानी जी ने उसका कान पकड़ा और कहा, क्या माँ? क्या माँ? अपनी माँ को क्या तू बुद्धू समझता है? माँ हूँ मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तेरे मन में किस वक्त क्या चल रहा है ये मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अभिमन्यु ने उनके आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, मान गया माताश्री। आप किसी को बताओगी तो नहीं? सुहानी जी ने एक पल उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, लेकिन ये दुल्हन की अदला बदली के कारण मित्तल खानदान की इज्जत पर बात नहीं आनी चाहिए। अभिमन्यु ने सिर हिला दिया। फिर सुहानी जी उठकर जाने लगी, लेकिन दरवाजे के पास रुककर बोली, अभी मैं जानती हूँ कि तू निशा से शादी किसी मकसद से कर रहा है, लेकिन वो मकसद क्या है मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। मैं निशा से तेरी शादी के लिए इसलिए मानी हूँ क्योंकि निशा ही वो है जो तुझे संभाल सकती है और मित्तल परिवार को भी। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा और सुहानी जी चली गई। अभिमन्यु ने उनके जाने के बाद बेड पर पीठ के बल लेटकर सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा, माँ तो शेरलॉक होम्स निकली। इधर 2 दिन बाद आज गणेश पूजा थी। निशा इधर से उधर भाग दौड़ मचा रही थी। कभी पंडित जी को सामग्री देती तो कभी टीम मेंबर्स की बात सुनती। आज उसकी मदद शिखा भी कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अकेले अगर निशा ही सब कुछ करने लगी तो उसकी तबीयत पर असर पड़ेगा। अभिमन्यु और कुणाल कमरे में तैयार हो रहे थे। सुहानी जी जब तैयार होकर हॉल में आई और निशा को ऐसा देखा तो कहा, निशा बेटा आप भी तैयार हो जाओ। निशा ने कहा, जी मैम, पहले यहाँ का सब कुछ देख लूं। सुहानी जी ने कहा,
नहीं, पहले जाओ, रेडी होकर आओ, यहाँ का सब मैं और शिखा देख लेंगे। निशा को हार माननी पड़ी। तभी सुहानी जी बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कमरे में रखवा दिए हैं, वहीं पहनना और ये मेरा प्यार समझ कर लेना। निशा ने कहा, लेकिन इसकी। सुहानी जी ने उसे टोकते हुए कहा, जाकर तैयार हो। ऑरेंज तुम्हारे लिए है और येलो मैंने शिखा के लिए रखा है। मुझे कोई आनाकानी नहीं चाहिए। निशा सिर हिलाकर शिखा को साथ ले गई। दोनों रेडी होने लगी। लगभग 1.5 घंटे बाद सभी हॉल में थे, सिवाय रायमा, निशा और शिखा के। अभिमन्यु ने ऑरेंज कलर के कुर्ते के साथ ऑफ वाइट कलर का पजामा पहना था, बालों को अच्छे से सेट किया हुआ। कुणाल ने भी सेम कुर्ता पजामा पहना था, बस उसके ऑरेंज में हल्का हल्का येलो शेड भी था। कुछ देर में रायमा आ गई। रायमा ने डीप गले का डार्क ऑरेंज कलर का ब्लाउज पहना था और साथ में हाई एम्ब्रॉयडरी वर्क लहंगा पहना था। मांग में एक लंबा टीका था और कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स। उसने अपना दुपट्टा अपने गले में लिया हुआ था। चेहरे पर अच्छे से मेकअप किया हुआ था। रायमा को देख गायत्री जी पास ही में खड़ी सुहानी जी के कान में बोली, चुड़ैल लग रही है। सुहानी जी की हंसी निकलते निकलते बची। वो बोली, मम्मी जी ऐसे नहीं कहते। गायत्री जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो कैसे कहते हैं? तभी उनकी नजर दूसरी तरफ से आती निशा और शिखा पर पड़ी। निशा ने ऑरेंज कलर का अनारकली सूट पहना था, कानों में झुमके पहने हुए थे और एक हाथ में ऑरेंज चूड़ियां, दूसरे में घड़ी। मेकअप के नाम पर उसने काजल लगाया हुआ था और होठों पर लाइट ऑरेंज लिपस्टिक। वहीं शिखा ने कुणाल के कुर्ते के कलर से मिलती जुलती साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज डार्क ऑरेंज कलर का था। उसने भी लाइट मेकअप किया हुआ था। निशा और शिखा को देख अभिमन्यु और कुणाल उन्हीं में खो चुके थे। गायत्री जी निशा को देखते हुए बोली, हाय, ये निशा कितनी प्यारी दिख रही है। सुहानी जी बस मुस्कुरा दी। उन्होंने चुपके से उसकी नजर उतार ली। निशा और शिखा सीधा पंडित जी के पास चली गई। वहीं अभिमन्यु को निशा की तरफ देखते हुए रायमा उसके पास आई और बोली, बेबी, मैं यहाँ हूँ। रायमा की आवाज से अभिमन्यु होश में आया और उसने फीकी सी मुस्कान दी। कुछ देर में गणेश पूजा शुरू हुई। रायमा और अभिमन्यु एक साथ बैठे, जिसे देख सुहानी जी को अच्छा नहीं लगा। उनके भाव देख अभिमन्यु ने उन्हें आंखें झपकाकर आश्वासन दिया। अभी पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू ही किए थे कि पूरे रिजॉर्ट की लाइट चली गई। ये देख सब हैरान रह गए। अभिमन्यु ने हल्के से रायमा के कान में कहा, तुम जाकर कमरे में रेस्ट करो, लाइट को आने में वक्त लगेगा, कहीं ऐसे तुम्हारा लहंगा ना खराब हो जाए। रायमा को अभिमन्यु की बात सही लगी और वो चली गई। क्योंकि बाहर बादल छाए हुए थे, इसीलिए बाहर से भी रोशनी नहीं आ रही थी। इसीलिए किसी को भी रायमा के जाने का पता नहीं लगा। वहीं जैसे ही निशा चेक करने के लिए जाने लगी, किसी ने आकर उसे अभिमन्यु के पास बिठा दिया और उसके कान में कहा, लाइट मैं देख लूंगा, तुम बैठो, सुबह से काम कर रही हो। इतना बोल वो शख्स वहाँ से चला गया। वहीं निशा उस शख्स की आवाज सुनकर मुस्कुरा दी, क्योंकि वो आवाज कुणाल की थी। अभिमन्यु ने कहा, पंडित जी, आप गणेश पूजा शुरू कीजिए, लाइट को शायद वक्त लगेगा। पंडित जी ने सिर हिलाकर मंत्र उच्चारण शुरू किया। निशा ने और बाकी सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, सिवाय अभिमन्यु के। जैसे ही अग्नि जली, पंडित जी निशा को देख हैरान रह गए। जैसे ही वो कुछ बोलने लगे, अभिमन्यु ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वहीं सबकी आंखें बंद थी, तो किसी ने उसे नहीं देखा। पूजा जब समाप्त होने को हुई, तब कुणाल ने निशा को उठने को कहा और कहा, यार, लाइट का कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा चेक करने चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो अभिमन्यु की बगल में बैठी थी। कुणाल भागकर रायमा को ले आया। उसने रायमा को बिठा दिया। रायमा को बस यही लगा कि अभी पूजा शुरू हुई है। तभी लाइट भी आ गई। लगभग 15 मिनट बाद समाप्त हो गई। अभिमन्यु के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। कहानी में आगे क्या होगा, आखिर शादी में होगा क्या, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 28। गणेश पूजा समाप्त हो चुकी थी। सब अब ब्रेकफास्ट करने की तैयारी में थे। वही कुणाल अपने कमरे में बैठा कल रात के बारे में सोच रहा था। जब अभिमन्यु और कुणाल बालकनी में बैठे कॉफी पी रहे थे, कुणाल ने अभिमन्यु से कहा, उस रात तेरे और निशा के बीच में क्या चल रहा था? अभिमन्यु ने नजरें चुराकर कहा, किस रात? कुणाल ने कहा, उसी रात जिस रात तुम्हारी उंगली उसके होठों पर थी।
ये सुनकर अभिमन्यु ने कहा, वो उसके होठों पर कुछ लगा था। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तू खुद हटा रहा था? वाह, इतनी केयर, वो भी एक मामूली सी कंपनी की सीनियर मैनेजर की जो तेरी शादी अरेंज कर रही है। इतनी केयर कभी उसकी की है जो तेरी हमसफर बनने वाली है? अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर बाद अभिमन्यु ने कहा, यार आई लव निशा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर कुणाल बैठे बैठे ही कुर्सी से गिरता गिरता बचा। उसने हैरानी से कहा, कब, कैसे, कहाँ हुआ तुझे उससे लव? उसने लव शब्द जोर से बोला। अभिमन्यु ने कहा, यार प्यार कुछ सोच समझ कर नहीं होता, बस हो जाता है, मुझे बस उसी से शादी करनी है। कुणाल ने कुछ पल उसे देखा और फिर कहा, वो प्यार करती है? अभिमन्यु ने कहा, वो प्यार तो करती है, लेकिन रायमा के कारण नहीं बता रही, ताकि वो हमारे बीच ना आए। कुणाल ने कहा, वो भी अपने जगह सही है। अगर तू निशा से शादी करना चाहता है तो पहले रायमा को रास्ते से हटाना होगा। अभिमन्यु ने कहा, इट इज नॉट दैट इजी ब्रो, रायमा पागल है मेरे पीछे, एंड यू नो दैट। कुणाल ने कहा, तो क्या करना है? अभिमन्यु ने उसे अपना सारा प्लान बताया। सारा प्लान बताकर अभिमन्यु उसे कुछ कहने से पहले कहता है, तुझे ये करना ही होगा, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। कुणाल ने हाँ में सिर हिला दिया। इधर कुणाल ने वर्तमान में खुद से कहा, कभी लगा नहीं था कि ऐसा भी कुछ तू करेगा अभी, और मैं भी ऐसा कुछ करूंगा। तभी कुणाल को शिखा बुलाने आ गई। वो चला गया। वहीं नीचे गार्डन में ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट था। सुहानी जी अभिमन्यु के साथ पूल साइड पर थी। अभिमन्यु ने सुहानी जी से कहा, अब तो खुश है ना? अब पूजा में निशा ही बैठी थी। सुहानी जी ने कहा, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये गलत है, धोखा है। अभिमन्यु ने कहा, तो आप क्या चाहती है कि सबको मैं बता दूं कि मैं निशा से शादी करना चाहता हूँ, और जैसे सब मान जाएंगे आपके पति परमेश्वर जबरदस्ती रायमा से शादी करवा देंगे मेरी? सुहानी जी ने उसे फटकारते हुए कहा, अभी पिता है वो तुम्हारे? अभिमन्यु ने कहा, हाँ वही पिता जिसे अपने बेटे पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। सुहानी जी ने नर्म आवाज में कहा, बेटा अब उस बात को भूल भी जाओ, देखो कल ओबेरॉय परिवार भी आ रहा है, उनके सामने। अभिमन्यु ने उन्हें टोकते हुए कहा, उन्हें मैं नहीं, आपके पति परमेश्वर बुला रहे हैं। सुहानी जी ने कहा, अभी अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो क्या निशा तुम्हारे पापा की इज्जत करेगी? अभिमन्यु ने एक नजर उनकी आंखों में देखा और फिर वहां से बिना कोई जवाब दिए चला गया। उसके जाने से सुहानी जी मायूस हो गई। उन्होंने कहा, हे कान्हा जी, कल मेरे बच्चे को सद्बुद्धि और संयम देना, पता नहीं कल कौन सा तमाशा होगा। सुहानी जी गार्डन की ओर चली गई। सब ब्रेकफास्ट करने लगे। निशा वहीं खड़ी थी। सुहानी जी उससे बोली, निशा बेटा, यहाँ हम सबके साथ बैठकर नाश्ता करो, सुबह से काम कर रही हो। तभी रायमा बोली, उसका काम है मॉम जी, काम करने दो। निशा ने उसे एक नजर देखा और फिर मुस्कुराकर सुहानी जी से कहा, नहीं मैम, अभी नहीं, मैं अपने टीम मेंबर के साथ खा लूंगी। सुहानी जी ने कुछ नहीं कहा। फिर अनीश जी बोले, मिस सूद, कल हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, तो प्लीज स्वागत में कोई कमी ना हो। उनकी बात सुन सुहानी जी नजर उठाकर अभिमन्यु को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अभिमन्यु ने खुद से मन ही मन कहा, उनके स्वागत के लिए तो कांटे बिछाने चाहिए। निशा ने अनीश जी से कहा, आप फिक्र ना करें सर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अनीश जी मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद सब चले गए। निशा वेटर से वहां सब साफ करने को कह रही थी। तभी अनिल आ गए। अनिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज जो रायमा ने कहा उसे दिल पर मत लगाइएगा, वो पागल है, उसे नहीं पता किससे कैसे बात करते हैं। निशा ने उनका हाथ अपने कंधे से हटाकर कहा, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना सर, ऐसे लोगों से हर पल पाला पड़ता है। अनिल ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छी बात है, वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है, सच मानिए आज रायमा से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। निशा ने मन ही मन कहा, किससे पाला पड़ गया। फिर उसने अनिल से कहा, जी शुक्रिया। अनिल ने अब सीधा उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिएगा, मैं हर पल हाजिर हूँ आपके लिए। निशा ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और वहां से भाग गई। अनिल ने उसे जाते हुए देखा और खुद से कहा, तुम पर अनिल मित्तल की नजर पड़ चुकी है।
निशा सीधा पूल साइड आई। उसने अपना हाथ रगड़ते हुए कहा, बदतमीज, जाहिल इंसान। निशा, तुझे इससे दूर रहना होगा। इसकी आंखों में हवस साफ दिखती है। फिर निशा अपने काम में लग गई। रात 9:30 बजे निशा बीच पर अकेली बैठी थी और लहरों को देख रही थी। तभी वहां अभिमन्यु आ गया। निशा को वहां देख वो उसके पास जाकर बैठ गया और सामने लहरों को देखते हुए बोला, यहाँ अकेले आना खतरे से खाली नहीं है। निशा ने कहा, अगर खतरे को आना होगा तो वो तो 100 लोगों के होते हुए भी आ जाएगा। अभिमन्यु ने कहा, वैसे चॉइस बदली? निशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैसी चॉइस? अभिमन्यु ने कहा, बीच पहाड़ों से ज्यादा पसंद आया? निशा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है, दोनों ही अच्छे हैं और अभी भी मुझे पहाड़ ही ज्यादा पसंद है। अभिमन्यु बस मुस्कुरा दिया। निशा ने कहा, आपके परिवार में सब एक दूसरे से बहुत अलग है। अभिमन्यु ने बस हूं कहा। आखिर कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 29। निशा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है, दोनों ही अच्छे हैं और अब भी मुझे पहाड़ ही ज्यादा पसंद है। अभिमन्यु बस मुस्कुरा दिया। निशा ने कहा, आपके परिवार में सब एक दूसरे से बहुत अलग है। अभिमन्यु ने बस कहा। इधर सुबह 6:30 बजे पूरे रिजॉर्ट में अफरा तफरी मची हुई थी। अनीश जी ने निशा को सख्ती से कहा हुआ था कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए उन्हें कोई भी कमी नहीं चाहिए, जिस कारण निशा कभी इधर तो कभी उधर। अभिमन्यु उसे ऐसा देखकर नाराज था। सुहानी जी उसके पास गई और बोली, क्या हुआ तुझे? तूने क्यों मुंह फुलाया हुआ है? अभिमन्यु ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, देखा ना माँ, मिस सुध कैसे भाग रही है। डैड भी ना ओबेरॉय परिवार ही है, कौन सा कोई राजा महाराजा है। सुहानी जी ने कहा, पर तेरे पापा के लिए वो राजा महाराजा से कम नहीं है। देख अभी, मुझे तेरी एक भी शिकायत नहीं चाहिए। अभिमन्यु ने सिर हिला दिया। अनीश जी ने निशा से कहा, निशा, तुमने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी थी? तभी अभिमन्यु आगे आकर बोला, मिस्टर मित्तल, मिस सुध इंसान है, रोबोट नहीं, जो आप ऑर्डर पर ऑर्डर देते जाएंगे और वो करती जाएगी। वैसे तो आप मुझे अपना व्यवहार ठीक करने को कहते हैं, लेकिन पहले अपना भी करिए। तभी निशा बोली, लेकिन मिस्टर मित्तल, इट इज माई जॉब। अभिमन्यु बिना कुछ कहे वहां से चला गया। निशा ने फिर अनीश जी से कहा, सर गाड़ी भेज दी है। तभी बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। शायद आ गए। वो बाहर चली गई। अनीश जी ने सुहानी जी से कहा, अपने बेटे को समझा लो सुहानी, ओबेरॉयज के सामने मैं उसकी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने वाला। इतना बोल अनीश जी वहां से चले गए। सुहानी जी ने कहा, इन दोनों बाप बेटों में मैं पिस जाती हूँ। बाहर ओबेरॉय परिवार का स्वागत हो रहा था। निशा साइड में खड़ी थी। अनीश जी, अभिराज जी और गायत्री जी बहुत ही सम्मान से उनका स्वागत कर रहे थे। ये सब ऊपर बालकनी में खड़ा अभिमन्यु देख रहा था। उसे ये सब देखकर चिढ़ मच रही थी। उसने कहा, देखो कैसे स्वागत कर रहे हैं, अरे इंसान ही है। उसने मुंह बना लिया। कुछ देर बाद मित्तल परिवार ओबेरॉय परिवार के साथ हॉल में बैठा था। अभिमन्यु भी आया और बैठ गया। निशा वहां मौजूद नहीं थी। दरअसल ओबेरॉय परिवार मित्तल परिवार के बहुत पुराने दोस्त है। रविंद्र सिंह ओबेरॉय अनीश जी के दोस्त, आशा सिंह ओबेरॉय रविंद्र जी की पत्नी और पार्थ सिंह ओबेरॉय उनका इकलौता बेटा। ओबेरॉय परिवार की दोस्ती रविंद्र जी के पिता और अभिराज जी की दोस्ती से चलती आ रही है। ओबेरॉय परिवार का अपना टेक्सटाइल का बिजनेस है, मित्तल परिवार की तरह, लेकिन ओबेरॉय परिवार हमेशा से ही मित्तल परिवार से ऊपर रहा है। हर बार पार्थ ही बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का खिताब लेकर अभिमन्यु को हरा देता है। ओबेरॉय टेक्सटाइल और मित्तल टेक्सटाइल कंपनी बिजनेस पार्टनर है। वैसे तो मित्तल परिवार और ओबेरॉय परिवार के बीच बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन अभिमन्यु को उनसे उतनी ही नफरत है। इधर अनीश जी ने रविंद्र जी से कहा, और रविंद्र कैसा चल रहा है सब? रविंद्र जी ने कहा, बस ठीक ही है अनीश, तुम बताओ। अनीश जी ने कहा, सब बढ़िया। गायत्री जी ने कहा, रविंद्र बेटे, आप लोग तो अमेरिका जाकर हमें भूल ही गए। रविंद्र जी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं माँ जी, वैसे तो हम अमेरिका कभी नहीं जाते, लेकिन आशा के ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। सुहानी जी आशा जी से बोली, अब कैसी हो आशा? आशा जी ने कहा, पहले से तो काफी बेहतर हूँ भाभी।
फिर रविंद्र जी ने अभिमन्यु से कहा, और बरखुरदार, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? अभिमन्यु ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, ऑसम अंकल। पार्थ ने कहा, वैसे अभी तुम्हें अंकल का बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए था। अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, मैं अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहता था। अनीश जी उसके बोलने के तरीके पर उसे घूरने लगे। अभिराज जी ने बात को संभालते हुए कहा, हम बहुत खुश हैं कि अभी ने अपनी पहचान बिना हमारी मदद के बनाई है। पार्थ बस हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी वहां निशा आ गई। निशा को देखकर अनीश जी बोले, रविंद्र, ये है वेडिंग प्लानर निशा सूद। सभी निशा की तरफ देखते हैं। निशा सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन करती है। पार्थ बोला, अगर इतनी सुंदर लड़कियां वेडिंग प्लानर बनने लगी, फिर तो दूल्हे राजा अपनी वालियों को छोड़कर वेडिंग प्लानर को ही पकड़ लेंगे। सब जानते थे कि पार्थ मजाकिया है, तो उसने मजाक किया है। लेकिन अभिमन्यु तो भाई अभिमन्यु है। उसने हल्के गुस्से से कहा, पार्थ, ऐसे शब्द मत कहना जिसका पछतावा तुम्हें बाद में हो। पार्थ ने कहा, चिल ब्रो, आई वॉज जस्ट जोकिंग। अभिमन्यु ने निशा से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? निशा ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साइन। अभिमन्यु ने फाइल खोली और निशा से पेन लेकर साइन कर दिया। निशा ने कहा, पढ़ तो लेते। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने पढ़ा? निशा ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने कहा, सो नो नीड। सुहानी जी ने निशा से कहा, निशा बेटा, हल्दी की रस्म शुरू करने का शुभ मुहूर्त होने ही वाला है, तो सब तैयारियां हो गई? निशा ने कहा, जी मैम, एक लास्ट चेक कर लेती हूँ। सुहानी जी ने सिर हिला दिया। निशा वहां से चली गई। सुहानी जी ने अभिमन्यु से कहा, अभी जाइए, जाकर कपड़े बदल लीजिए। अभिमन्यु चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ओबेरॉय परिवार भी फ्रेशन अप होने के लिए चला गया। कहानी में आखिर आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 30। अभिमन्यु चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ओबेरॉय परिवार भी फ्रेशन अप होने के लिए चला गया। आधे घंटे बाद अभिमन्यु सिर्फ एक धोती में आकर वहां बैठ गया। थोड़ी देर में निशा हल्दी लेकर आई। निशा को देख अभिमन्यु की नजरें उस पर ठहर गई। निशा ने भी कपड़े बदलकर पीले कुर्ते के साथ व्हाइट प्लाजो पहन रखा था। बालों की चोटी की हुई थी, जिसमें 2 लटें आकर उसके चेहरे को चूम रही थी। निशा ने हल्दी लाकर अभिमन्यु के सामने रख दी। निशा ने जब नजर उठाकर अभिमन्यु को देखा तो एक पल के लिए उसकी भी नजरें उस पर ठहर गईं। अभिमन्यु की बॉडी ही ऐसी थी कि किसी भी लड़की की नजरें उस पर ठहर जाए। निशा ने झट से नजरें झुका ली और साइड में जाकर खड़ी हो गई। गायत्री जी आगे बढ़ी। उन्होंने उसे हल्दी लगाई, फिर सुहानी जी ने लगाई, फिर धीरे धीरे सब उसे हल्दी लगाने लगे। वही सुहानी जी एक तरफ चिंतित खड़ी थी। अभिमन्यु ने उन्हें ऐसे देख अपने पास बुलाया। सुहानी जी उसके पास बैठ गई। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ? सुहानी जी ने कहा, बेटा, गणेश पूजा तो हो गई, लेकिन हल्दी का क्या? हमारे यहाँ दूल्हे की झूठी हल्दी दुल्हन को लगती है, वो भी उसकी सास के हाथों। अभिमन्यु ने बाकी सबकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए सुहानी जी से धीमी आवाज में कहा, तो लगा लीजिए। सुहानी जी ने कहा, ऐसे कैसे? सब क्या कहेंगे? अभिमन्यु ने उनके कान में कुछ कहा। सब सुनकर सुहानी जी उसे घूरते हुए बोली, तू मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं है, बाप पर गया है अपने। ये सुनकर अभिमन्यु उन्हें चिढ़कर देखता है तो सुहानी जी चेहरा फेर कर मुस्कुराने लगती है। कुछ ही देर में हल्दी की रस्म समाप्त हो जाती है। जैसे ही निशा झूठी हल्दी पकड़ने लगती है, सुहानी जी उसका हाथ पकड़ लेती है। निशा ने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो बोली, मैं हल्दी लेकर चलती हूँ, मुझे वैसे भी रायमा को हल्दी लगानी ही है। निशा सिर हिला देती है। वो सुहानी जी के पीछे खड़ी हो जाती है। सुहानी जी हल्दी का बाउल पकड़ती है और झटके से पीछे मुड़ती है, जिससे सारी हल्दी निशा के चेहरे पर पड़ जाती है। सुहानी जी अपने हाथ से ही उसके चेहरे से हल्दी उतारने लगती है, लेकिन उनके भी हाथ में हल्दी लगी हुई होती है, जो कि निशा को लग जाती है। ये देख अभिमन्यु के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ जाती है और ये सब पार्थ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, कुछ तो गड़बड़ है। सुहानी जी निशा से बोली, सॉरी बेटा, वो गलती से। निशा ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, आपने जान के थोड़ी ना किया। इतना बोल वो मुंह धोने चली गई। गायत्री जी ने कहा, अब हल्दी कहाँ से लाएंगे? सुहानी जी ने कहा, माँ, बाउल में थोड़ी सी हल्दी है,
आप फिक्र ना करें, इसमें और हल्दी डालकर लगा देंगे। गायत्री जी ने सिर हिला दिया। सुहानी जी चली जाती है। अभिमन्यु भी उठकर नहाने का कहकर चला जाता है, लेकिन वो अपने कमरे की बजाय निशा के कमरे में चला जाता है। निशा जल्दबाजी में आई होती है तो दरवाजा खुला ही होता है। वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी निशा तौलिए से मुंह पोंछते हुए आती है। अभिमन्यु को देख वो चौंक कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी ऐसे? इतना बोल निशा घूम जाती है, क्योंकि अभिमन्यु ने सिर्फ धोती पहनी थी। हल्दी की रस्म के दौरान भी निशा ने नजर उठाकर देखा तक नहीं उसे। अभिमन्यु बस मुस्कुरा दिया। वो निशा के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, जिसका एहसास निशा को भी था। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। अभिमन्यु ने निशा के कान में पास में आकर कहा, आज मेरी हल्दी थी और मेरी नई दोस्त ने हल्दी नहीं लगाई तो उसे सजा देने आया हूँ। निशा ने कांपती आवाज में कहा, क्या? अभिमन्यु ने निशा के फिर गाल से गाल सटा दिए। ये महसूस करते ही निशा की आंखें बंद हो गई। फिर अभिमन्यु ने कहा, तुम्हें अब मैं हल्दी लगाऊंगा। इतना बोल अभिमन्यु ने उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से उसकी पीठ चिपका ली। निशा बस इस पल को महसूस कर रही थी। अब अभिमन्यु ने अपना गाल निशा के गाल से अलग किया। उसके गाल पर अब हल्दी लग चुकी थी। फिर अभिमन्यु ने दूसरी तरफ के कंधे पर चोटी को इस तरफ कर दिया और गाल से गाल सटाकर हल्दी लगा ली। दोनों की ही धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर अभिमन्यु ने उसके गाल से गाल अलग किए और उसके कान से अपनी होंठ सटाते हुए कहा, अब हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, वरना सजा मिलेगी। इतना बोल उसे छोड़ वो चला गया। निशा वहीं सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी। जो भी अभी हुआ था वही ये सब पार्थ ने देख लिया। पार्थ ने खुद से कहा, ये हो क्या रहा है? दुल्हन वहां है और हल्दी इसे लगाई जा रही है। अभिमन्यु क्या करने का सोच रहा है? आई जस्ट होप घर की इज्जत ना डुबा दे। पार्थ फिर वहां से चला गया। पार्थ सीधा कुणाल के पास हॉल में गया और उसके पास बैठकर बोला, और बताओ कुणाल, कैसे हो? मिले ही नहीं तुम हमसे। कुणाल भी अभिमन्यु की ही तरह पार्थ से नफरत करता था। उसने रूखे से स्वर में कहा, तुम कोई प्रधानमंत्री नहीं हो जो तुमसे मिलने आ जाओ। पार्थ ने इस पर कुछ नहीं कहा। फिर वो बोला, वैसे ये चल क्या रहा है? कुणाल ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या चल रहा है? पार्थ ने कहा, अभिमन्यु और उस वेडिंग प्लानर निशा सूद के बीच। ये सुनकर कुणाल सकपका गया और बोला, कुछ नहीं, तुम उन पर ध्यान मत दो। अच्छा मैं चलता हूँ, अनीश अंकल ने मुझे बुलाया था। कुणाल वहां से चला गया। पार्थ ने कहा, कुछ तो चल रहा है जिसका पता किसी को नहीं है, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तो पता लगा कर ही रहूंगा। आखिर कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।